हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही जानकारी है कि हम अपने चैनल पर इतिहास की नियमित क्लासेज यानी इतिहास की क्लासेज चला रहे हैं दोस्तों। और उन इतिहास की क्लासेज में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो पाषाण काल का चल रहा है। तो पाषाण काल के टॉपिक में हम जो भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों वो ताम्रपाषाण काल का पढ़ रहे हैं। और एक बात और याद रखना दोस्तों, इतिहास की हमने अब तक जो लेक्चर अपने जो क्लासेज हैं वो 6 क्लासेज कंप्लीटली ले चुकी हैं। और जो आज की क्लास है दोस्तों ये हमारी 7वीं क्लास है, यानी 7वां लेक्चर है दोस्तों। और 7वें लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में कि मानव ने ताम्रपाषाण काल में अपने अपने क्या क्या विकास किए थे, किन किन चीजों की खोजें हुई और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। संपूर्ण रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों जब हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास का हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इतिहास में आपको कंप्लीटली यानी 0 से लेकर 100 तक मैं यानी पूर्णतः कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। एक ही पॉइंट इसमें नहीं छोड़ूंगा, जो आपको बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी लाभदायक होंगे और छोटी से छोटी एग्जाम के लिए भी इतिहास उपयोगी होगा। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, इतिहास की अगर जरूरत है, आप चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम पढ़ो दोस्तों, तैयारी करो, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए इतिहास यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हर एग्जाम में इतिहास के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में ताम्रपाषाण पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि हमारे चैनल पर कौन सी क्लासेज चल रही हैं और क्या क्या क्लासेज आज चलने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ताम्रपाषाण काल की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि ताम्रपाषाण कहते किसे हैं। तो दोस्तों समझना यहाँ से कि ताम्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, तामा। क्या होता है समझना दोस्तों, ताम्र का मतलब क्या होता है, तामा। और इधर पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या होता है दोस्तों, पत्थर। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मानव ने जिस काल में तांबे का और पत्थर का दोनों का साथ साथ प्रयोग किया, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का साथ साथ प्रयोग या उपयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। उस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों कि ताम्रपाषाण किसे कहते हैं। तो ताम्रपाषाण काल हम किसको कहते हैं, जिस काल में मानव ने तांबे के और तथा पत्थरों के यानी दोनों के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। हम कह सकते हैं तांबे का पत्थर का दोनों का साथ साथ उपयोग किया, प्रयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। बात समझिए होंगे दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि आपको स्पष्टली बता देना कि मानव ने जिस काल में तांबे के औजारों का प्रयोग और पत्थरों के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया, उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो याद रखना, एक बात और समझना दोस्तों कि मानव ने जब अपना विकास प्रारंभ किया, तो विकास प्रारंभ करते समय मानव ने सबसे पहले जिस चीज के उपकरण बनाए, जिस चीज के औजार बनाए, उस चीज का नाम था पत्थर। उस चीज का नाम क्या था, पत्थर। और फिर उसके बाद में मानव ने क्या, पत्थरों के बाद में धातु के औजार बनाए। किसके औजार बनाए दोस्तों, धातु के औजार बनाए। किसके औजार बनाए, धातु के औजार बनाए। ठीक है दोस्तों, किसके औजार बनाए, धातु के औजार बनाए। अब धातु के औजार बनाए तो दोस्तों धातुओं में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग उसने किया था, किसका किया था, तांबे का। किसका किया था दोस्तों, तांबे का किया था। अब तांबे के औजारों की बात करें दोस्तों, तो तांबे के औजारों में सबसे पहले किसका औजार बनाया था, कौन सा औजार बनाया था। तो हम सभी चीजों की यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो पहले आप ये समझ गए होंगे कि ताम्रपाषाण काल क्या है, कि जिस काल में मानव ने तांबे और पत्थरों के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, फिर हमारा ताम्रपाषाण काल हो गया। तो मानव के याद रखना दोस्तों, मानव ने सबसे पहले जिस युग का प्रारंभ किया था उस युग को हम पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पाषाण युग कहते हैं। ये मानव के द्वारा प्रचलन में लाने वाला क्या था दोस्तों, मानव के द्वारा प्रयोग में आने वाला पहला युग था। फिर उसके बाद में कौन सा युग आया दोस्तों, धातु युग आया। कौन सा युग आया दोस्तों, धातु युग आया। और इस धातु युग में मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया, अगर देखें धातु युग में, तो धातु युग को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला युग है हमारा ताम्र युग। कौन सा युग है दोस्तों, ताम्र युग। और दूसरा जो युग है दोस्तों वो है कांस्य युग। कौन सा है दोस्तों, कांस्य युग। और तीसरा जो युग है दोस्तों वो है हमारा लौह युग। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि धातु युग का विभाजन हम कितने भागों में करते हैं, 3 भागों में। सबसे पहला भाग क्या है, ताम्र युग। दूसरा भाग क्या है, कांस्य युग। और तीसरा भाग क्या है, लौह युग। और मानव के द्वारा प्रचलन में आने वाला सबसे पहला युग कौन सा था, पाषाण युग था।
और दूसरा युग कौन सा था दोस्तों, धातु युग। तो याद रखना पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। मैंने बताया था, पहले पढ़ा चुका हूं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये हो गए कि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह धातु थी तांबा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट होता है इस चीज को। अब बात करें दोस्तों इसके नामकरण की कि ताम्र पाषाण काल का जो ये नामकरण है, ये नामकरण कैसे पड़ा। तो याद रखना दोस्तों कि जो हमारा ताम्र पाषाण काल है, कौन सा काल है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल है। इस ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल, इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में चालको लिथिक एज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। अब दोस्तों जो ये चालको शब्द है, ये शब्द है जिससे बना है, वो किससे बना है दोस्तों, चालकोज से बना है। और जो लिथिक शब्द है दोस्तों, ये लिथोस से बना है। किससे बना है दोस्तों, लिथोस से बना है। और चालकोज का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वो होता है ताम्र। क्या होता है, ताम्र या तामा। और बात करें लिथोस की, तो लिथोस का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वो होता है प्रस्तर या पत्थर। ठीक है, और ये जो दोनों शब्द हैं दोस्तों, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं दोस्तों, यूनानी भाषा के शब्द हैं। अब बात समझना कि दोस्तों जो ताम्र पाषाण काल है, इस काल को हम अंग्रेजी में चालकोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में चालकोलिथिक एज कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि किस काल को चालकोलिथिक एज, इस टाइप में इस प्रकार हिंदी में लिखा गया है इसको कि किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन में दिए थे मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को। तो दोस्तों उसका उत्तर क्या था, ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। कई बार पेपरों में क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। अब पेपर में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों, वो 3 तरीके से पुटअप होते हैं। कितने तरीके से दोस्तों, 3 तरीके से पुटअप होते हैं। नंबर 1 है दोस्तों हमारा चालकोलिथिक का, और एक और पूछा जाता है दोस्तों मेगालिथिक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम मेगालिथिक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको महापाषाण। ठीक है, और एज, ठीक है दोस्तों, एज, महापाषाण काल। एक और होता है दोस्तों मेसोलिथिक एज, हिंदी में इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, लिखते हैं एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल, अब देखो दोस्तों कि एक तो ये पूछा जाता है पेपर में कि चालकोलिथिक एज, इस प्रकार लिख देता है चालकोलिथिक एज किस काल को कहते हैं, उत्तर आता है हमारा ताम्र पाषाण काल को। एक ये पूछा जाता है कि मेगालिथिक एज किस काल को कहते हैं, मेगालिथिक एज किस काल को कहते हैं, महापाषाण काल को। मेसोलिथिक एज किस काल को कहते हैं, मध्य पाषाण काल को। यानी पेपर में इस टाइप के जो क्वेश्चन है 3 में से पूछे जाते हैं। एक तो मेगालिथिक एज का पूछा जाता है, एक मेसोलिथिक एज का पूछा जाता है, और एक चालकोलिथिक एज का पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं दोस्तों, एसएससी ने कई बार पूछे हैं। जो एसएससी डिपार्टमेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है अपना, इस बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछे गए हैं कि किस काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को। किस काल को मेगालिथिक एज कहते हैं, महापाषाण काल को। किस काल को चालकोलिथिक एज कहते हैं, ताम्र पाषाण काल को। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ताम्र पाषाण काल क्या होता है दोस्तों, तांबे और पत्थरों के औजारों का जिस काल में साथ साथ प्रयोग हुआ वह काल हमारा कौन सा था, ताम्र पाषाण काल था। मानव के द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला पहला युग क्या कहलाता है, पाषाण युग। पाषाण युग के बाद में मानव ने किस युग का प्रारंभ किया, धातु युग का। धातु युग को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में बांटते हैं, 3 में। अब ताम्र युग सबसे पहले क्यों आया, तो मानव ने, याद रखना, मानव ने धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अब आगे चल के हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझना दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत हैं, एक चारकोलिथिक एज, एक मेगालिथिक एज और एक मेसोलिथिक एज। इनके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, दोनों के बारे में 65 काल में। ठीक है दोस्तों, चारकोलिथिक एज, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछे जाते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या हुआ दोस्तों? अब देखो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, अगला पॉइंट से कि धातु युग। अब दोस्तों हमारे 5,000 काल के बाद में धातु युग प्रारंभ हुआ। तो याद रखना दोस्तों कि मानव ने सबसे पहले धातु की अगर बात करें दोस्तों, तो मानव ने सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयुक्त धातु, तो याद रखना कि सर्वप्रथम मानव के द्वारा जो प्रयुक्त धातु थी दोस्तों, वो धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी थी दोस्तों? तांबा। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो दोस्तों उसका आंसर था तांबे का। किसका किया दोस्तों? तांबे का। अब आगे चल के मानव ने क्या किया दोस्तों कि तांबे में क्या किया दोस्तों कि उसने तांबे में, आगे चल के मानव ने तांबे में कांसा मिलाया। क्या मिलाया दोस्तों? टिन मिलाया। क्या मिलाया? टिन मिलाया। इसको हम रांगा भी कह सकते हैं दोस्तों। टिन या रांगा मिलाया और एक मिश्र धातु बनाई जिसका नाम था कांसा। क्या नाम था दोस्तों? कांसा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। फिर उसके बाद में मानव ने और धातुओं का आविष्कार किया। मानव ने तांबे का खोज की, तांबे के बाद में टिन की खोज की, टिन जस्ता की खोज की। फिर उसने क्या किया? तांबे में टिन और रांगा को मिलाया, नई धातु बनाई कांसा युग। क्या बनाई? कांस्य बनाई। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारी, यहाँ तक कांसा हो गया। अब उसके बाद में अगर बात करें तीसरा युग की, लोकी, जिस काल फिर इस कांचे का प्रचलन होने लगा, कांसे का सर्वाधिक प्रचलन होने लगा, उस काल को कांस्य युग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा कांसा धातु बनी। अब बात करें हम तांबे की कि मानव ने सबसे पहले तांबे से जो औजार बनाया, वो पहला औजार था दोस्तों कुल्हाड़ी। क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी। और फिर उसके बाद में मानव ने जो दूसरा औजार बनाया तांबे से, वो बनाया था दोस्तों हंसिया। क्या बनाया? हंसिया। एक बात याद रखना। और दूसरी बात एक और याद रखना दोस्तों, तांबे के बारे में एक और बात मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कि इस तांबे के बारे में एक इतिहासकार हैं वीजी चाइल्ड। क्या नाम है दोस्तों इनका? गार्डन वीजी, यानी वीजी चाइल्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, और पुस्तक का नाम है दोस्तों व्हाट हैपेंड इन इंडिया, यानी व्हाट हैपेंड इन इंडिया। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है दोस्तों। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया दोस्तों? तांबे के प्रचलन व लाभों का वर्णन किया। यानी वीजी चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन इंडिया। और इस पुस्तक में इन्होंने, वीजी चाइल्ड ने क्या किया दोस्तों? तांबे के प्रचलन व लाभों का वर्णन किया। किस काल के? ताम्र पाषाण काल के तांबे के प्रचलन व उसके लाभों का वर्णन इस पुस्तक में किया था इन्होंने, व्हाट हैपेंड इन इंडिया। कई बार ये पुस्तक पूछ ली गई है कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया पुस्तक के जो राइटर है, लेखक हैं, वो कौन है दोस्तों? वीजी चाइल्ड हैं। कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि जो व्हाट हैपेंड इन इंडिया पुस्तक है किसका वर्णन करती है? तो आपको बता देना कि ताम्र प्रचलन का वर्णन करती है, ताम्र प्रचलन के बारे में जानकारी देती है। अब आपको यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? हमारा पहला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनता है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबे से कौन सा औजार बनाया? याद रखना, मानव ने सबसे पहला धातु का कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी। फिर कौन सा बनाया था? हंसिया।
मानव ने तांबे के बाद में सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया? कांसे का। कांसा किसके मिश्रण से बनाया गया? तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया गया था। अब बात करें दोस्तों भारत में तांबे के साक्ष्यों के बारे में, तो याद रखना दोस्तों, भारत में अगर बात करें दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी के प्रथम साक्ष्य, दोस्तों अगर बात करें हम तांबे की कुल्हाड़ी के प्रथम साक्ष्य के बारे में, तो तांबे की कुल्हाड़ी के जो प्रथम साक्ष्य हैं दोस्तों वो अतिरंपकम मद्रास, यानी एक स्थान है अतिरंपकम जो मद्रास में पड़ता है। इस स्थान से भारत में सर्वप्रथम तांबे की कुल्हाड़ी खुदाई में मिली। सर्वप्रथम तांबे की कुल्हाड़ी खुदाई में मिली। अगर बात करें दोस्तों लोहे की कुल्हाड़ी की, यानी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो भारत में सबसे पहले अंतरंजी खेड़ा में मिली थी, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। लोहे की कुल्हाड़ी कहां से मिली? अंतरंजी खेड़ा से। तांबे की कुल्हाड़ी भारत में सबसे पहले कहां मिली? अतिरंपकम से मिली, और ये कहां पड़ता है? मद्रास में। ठीक है दोस्तों, लौह काल का जो प्रचलन था वो काफी समय बाद आया, मैं उसके बारे में अभी और चर्चा करूंगा दोस्तों। केवल अब हमें यहाँ पे कितने सारे पॉइंट याद रखने कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। पुलिस की एक तैयारी कर रहे हो, जो लेखपाल तैयारी कर रहे हो, सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर और भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तांबे से उसने कुल्हाड़ी बनाई, फिर हंसिया बनाया, तांबे में टिन बनाकर उसने कांसा बनाया, और तांबे की प्रथम कुल्हाड़ी की जो साक्ष्य वो अतिरंपकम मद्रास से मिले। और तांबे के प्रचलन के बारे में जो जानकारी देने वाली पुस्तक है वो व्हाट हैपेंड इन इंडिया है, जिसको किसने लिखा था? वीजी चाइल्ड ने लिखा था। क्लियर हो गए दोस्तों? यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से अच्छे से आपको। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेने इसका, फिर आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक से या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात देखें दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा धातु युग है। धातु युग में सबसे पहले जिस चीज का प्रचलन हुआ दोस्तों वो था ताम्र। फिर उसके बाद में प्रचलन में आया दोस्तों कांस्य। फिर उसके बाद में प्रचलन में आया दोस्तों लौह। क्या आया? लौह। अब याद रखना दोस्तों कि जिस काल में मानव ने तांबे का प्रचलन किया उस काल में जो मानव का निवास था वो ग्रामीण ही था। कैसा था दोस्तों? ग्रामीण था। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पेपरों में, मैं आपको यहाँ पे कई चीजें बताऊंगा। ग्रामीण थी। अब बात करें कि कांस्य युगीन सभ्यता में, जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इस सभ्यता में दोस्तों क्या था? कौन सी सभ्यता शामिल है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता नगरीय थी। कैसी थी दोस्तों? शहरी थी। शहरी या नगरीय भी कह सकते हैं हम, नगरीय। अब बात करें लौह युगीन सभ्यता की। लौह युगीन सभ्यता की दोस्तों, लौह युगीन सभ्यता में वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता में प्रचलन हुआ इसका? वैदिक सभ्यता आती है। और दोस्तों ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब दोस्तों समझना यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन। यानी इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे सर्वाधिक जिस धातु का प्रयोग करते थे वो कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का निवास था, विकास था दोस्तों। यहाँ तक हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लोहे का खोज थी, लोहे धातु की खोज के बारे में इनको भी जानकारी नहीं थी लोहे की, और लोहे की इनको भी जानकारी नहीं थी। अगर बात करें लौह की तो इनको भी जानकारी नहीं थी और इनको भी जानकारी नहीं थी। लौह का जो प्रचलन था वो वैदिक काल में हुआ। किस काल में हुआ दोस्तों?
वैदिक काल में हुआ। और दोस्तों अगर बात करें लोहे की कुल्हाड़ी की, कि जो लोहे की कुल्हाड़ी है दोस्तों वो कहां से मिली थी? अंतरंजी खेड़ा से मिली थी। कहां से मिली थी दोस्तों? अंतरंजी खेड़ा। और ये अंतरंजी खेड़ा दोस्तों कहां है? एटा में है। कहां पे है दोस्तों? ये एटा उत्तर प्रदेश। एटा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, और एटा में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। उस अतरंजी खेड़ा से दोस्तों लोह की क्या मिली दोस्तों? एक कुल्हाड़ी मिली थी। याद रखना, प्रथम भारत में। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली थी? अतिरंपकम से मिली थी, मद्रास से। तो अब दोस्तों यहां से प्रश्न याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी। यानी यहाँ के जो लोगों का निवास था दोस्तों, रहवास था, वो कैसा था? ग्रामीण परिवेश का था। अगर बात करें कि कांस्य युगीन सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो सभ्यता थी, जो निवास था, रहवास था, वो कैसा था? शहरी या नगरीय था। अगर बात करें दोस्तों लौहयुगीन सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के लोगों का जो परिवेश था वो कैसा था? ग्रामीण था। तीनों पॉइंट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें लोहे की कुल्हाड़ी की दोस्तों, तो लोहे की कुल्हाड़ी कहां से मिली? अंतरंजी खेड़ा से। बात करें तांबे की कुल्हाड़ी की, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी अतिरंपकम से। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों यहाँ तक आपके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे चलता हूं मैं। अब दोस्तों, अब तक तो हमने तांबे की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि जो तांबे की विशेषताएं थी, प्रचलन था, वो कैसे हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली, तांबे के बारे में जानकारी कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी तथ्यों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ताम्र पाषाण का युगीन जो सभ्यता थी दोस्तों, जो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। पहला पॉइंट ये याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी और नगरीय थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण परिवेश की थी। यानी कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ग्रामीण परिवेश की थी। और सिंधु सभ्यता कैसे परिवेश की थी? नगरीय परिवेश की थी। यानी वहां का लोगों का रहन सहन नगरीय था, शहरी था। क्लियर दोस्तों? आगे चल के हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल से और बता दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी ताम्रयुगीन जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंतर्गत यानी कुल मिला कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत कुछ संस्कृतियां भारत में विकसित हुई। और भारत में ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत जो विकसित होने वाली संस्कृतियां थी, उन संस्कृतियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जब तांबा, अगला जो हमारा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, किसके बारे में? कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां। ठीक है दोस्तों, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां। अब देखो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिक्स क्या है दोस्तों इनको याद करने की। संस्कृतियों को याद करने की ट्रिक्स है वो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक्स है। इसके माध्यम से आप ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां, जितनी भी संस्कृतियां हैं सभी को आप याद कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है आकाश में जो प्रचार। क्या है दोस्तों? आकाश में जो प्रचार। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से अब हमें क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ पे R M M M G B और G। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे 4 M दे रखे हैं कि तो इसमें क्या लिख देना है? M के नीचे PH लिख देना है भाई। इतना याद रखना दोस्तों। ये हमारी क्या है? ट्रिक है इनकी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों को याद करने की। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम आ, फिर लिखेंगे का, फिर लिखेंगे सा, फिर लिखेंगे दोस्तों मैं, फिर लिखेंगे जो, फिर हम लिखेंगे प्र। थोड़ा सा नीचे हो रहा है दोस्तों, मैं दोबारा से लिखता हूँ इस चीज को।
आ का सा में जो प्रचार। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आ से क्या बना दोस्तों? आहड़ संस्कृति। आ से क्या बना? आहड़ संस्कृति। का से बना दोस्तों? कायथा संस्कृति। सा से बना दोस्तों सवालदा संस्कृति। सवालदा संस्कृति। मैं से बना दोस्तों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। जो से बना दोस्तों जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। प्र से बना दोस्तों प्रभास संस्कृति। और चा से बना दोस्तों चिरांद संस्कृति। चिरांद संस्कृति। और रा से बना दोस्तों रंगपुर संस्कृति। क्या बना दोस्तों? रंगपुर संस्कृति। यानी कुल मिला के दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी जो ताम्र पाषाणकालीन युगीन जो संस्कृतियां दोस्तों 8 संस्कृतियां हैं, और ये 8 संस्कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आहड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, प्रभास, चिरांद संस्कृतियां। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ गए होंगे, टेक्स्ट में याद हो गया होगा दोस्तों। आ से हमारा क्या बना दोस्तों? आ से क्या बना? आहड़। का से कायथा, सा से सवालदा, मे से मालवा, जो से जोरवे, प्र से प्रभास, चा से चिरांद और रा से रंगपुर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने इनकी लिख रखी है आर एम 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 जी बी और जी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? इनके पी एच लिख देना है। जो 4 एम है लगातार, इनके पीछे हमें पी एच लिख देना है। अब देखो दोस्तों आर से क्या बन रहा है? राजस्थान। एमपी से क्या बन रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। इससे एमएस से क्या बन रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र। और एमपी से क्या बन रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और एमएस से क्या बन रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र। और जी से क्या बन रहा है दोस्तों? गुजरात। और बी से क्या बन रहा है दोस्तों? बिहार। जी से क्या बन रहा है दोस्तों? गुजरात। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आहड़ संस्कृति है दोस्तों हमारी, वो आहड़ संस्कृति किस राज्य में विकसित हुई थी? राजस्थान में। कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? मध्य प्रदेश में। सवालदा संस्कृति कहाँ विकसित हुई? महाराष्ट्र में। मालवा संस्कृति कहाँ विकसित हुई? मध्य प्रदेश में। जोरवे संस्कृति कहाँ विकसित हुई? महाराष्ट्र में। प्रभास संस्कृति कहाँ विकसित हुई? गुजरात में। और चिरांद संस्कृति कहाँ विकसित हुई? बिहार में। और रंगपुर संस्कृति कहाँ विकसित हुई दोस्तों? गुजरात में। कहाँ विकसित हुई दोस्तों? गुजरात में। अब कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे ये ट्रिक्स आप अच्छे से याद कर लेना। और जो 8 संस्कृतियां हमारी किसकी? ताम्र पाषाण काल की जो 8 संस्कृतियां हैं, 8 संस्कृतियां आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, अच्छे से लर्न हो जाएंगी दोस्तों। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो 8 संस्कृतियों को। ट्रिक भी बहुत इजी है। आकाश में जो प्रचार, आकाश में जो प्रचार। तो दोस्तों याद रखना, आहड़ संस्कृति राजस्थान में पूछता है पेपर में इनमें से क्वेश्चन कि आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। कायथा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। जोरवे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र से। अगर इन संस्कृतियों में दोस्तों देखा जाए तो एक हमारी जोरवे संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक मालवा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों संस्कृतियों में से, और एक रंगपुर संस्कृति है। इनमें से खूब क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे चल के मैं इन सभी संस्कृतियों को डिटेल से एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत अच्छा है दोस्तों ये। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, इन्हीं संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से।
तो ले लिया होगा दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं आपके। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारी आहड़ संस्कृति दोस्तों क्या है? आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति। तो आहड़ संस्कृति के बारे में बात करें दोस्तों, जो ये संस्कृति है दोस्तों, ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी। और ये कहां पे विकसित हुई? राजस्थान के उदयपुर जिले में। उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान में। देखो दोस्तों, जब ये बनास नदी के किनारे विकसित होने की वजह से इस संस्कृति को, इस आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। यहाँ इसका एक और नाम मिलता है आहार। यहाँ इसका एक और नाम मिलता है आहाड़ संस्कृति। ठीक है दोस्तों, इसका एक और उपनाम मिलता है दोस्तों। एक नाम तो ये हो गया बनास संस्कृति, एक नाम हो गया आहार या आहाड़ संस्कृति, और एक और इसका नाम मिलता है दोस्तों ताम्रवंती संस्कृति। ताम्रवंती संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। बस इसमें से ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है बड़ी एग्जाम्स की, यानी कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है। राजस्थान के जो स्टूडेंट होते हैं, राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हो किसी भर्ती की, तो उनके लिए आहार संस्कृति के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है, जो हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन हम बात करें सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स की, केंद्रीय लेवल एग्जाम्स की, तो उन एग्जाम्स में दोस्तों केवल ये पूछा जाता है कि आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। अगर वो राज्य में भी स्थान पूछे तो उदयपुर बताना है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आहार संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस वजह से इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार या आहार इसका अपभ्रंशित नाम है दोस्तों। और ताम्रवंती क्या क्यों कहते हैं कि इस स्थान पे इस स्थान को, आहड़ स्थान को पहले ताम्रवंती के नाम से जाना जाता था। ताम्रवंती के नाम से यह स्थान फेमस था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आहार संस्कृति किस काल की है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंध रखती है। ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कायथा संस्कृति की। किसकी बात करें दोस्तों? कायथा संस्कृति की। नंबर 2 पे हमारा कौन सा है दोस्तों? कायथा संस्कृति की बात करें दोस्तों, तो कायथा संस्कृति है दोस्तों, एक काली सिंध नदी के तट पर विकसित हुई। कहां पे हुई दोस्तों? काली सिंध नदी के तट पर विकसित हुई दोस्तों। काली सिंध नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ती है, अभी बताया है दोस्तों मैंने। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? ये उज्जैन में है। किसमें है? उज्जैन में। तो याद रखना दोस्तों, जो कायथा संस्कृति है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पड़ती है। ये कायथा नामक जो स्थान है दोस्तों, ये संस्कृति स्थल है, कायथा स्थल है, कायथा संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो याद रखना कि कायथा से दोस्तों क्या है, इसका एक और नाम मिलता है। इसको कायथा की जगह कई बुकों में क्या लिख देते हैं? कैथा भी लिख देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। और याद रखना कि का से क्या है दोस्तों? का से काली सिंध है। ये का से ये भी याद रख सकते हैं, का से कायथा, का से काली सिंध, यानी काली सिंध नदी के तट पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि काली सिंध नदी है ये किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। पेपरों में कई बार पूछा भी गया है कि जो काली सिंध है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन साथ में आपको याद रखना है, पेपरों में पूछा जाता है। अपवाद तंत्र का एक टॉपिक होता है, उसमें से खूब पूछा जाता है कि काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। और बात करें दोस्तों इसकी, तो इस संस्कृति में अगर हम बात करें कायथा संस्कृति की, कि इस संस्कृति के एक घर से 29 कंगन व 2 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। 2 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई।
ठीक है दोस्तों, इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया कि किस संस्कृति के एक घर से 29 कंगन मिले थे। तो याद रखना दोस्तों, किस संस्कृति के से मिले थे, कायथा संस्कृति के अंतर्गत कैथा स्थल के एक घर से, कायथा स्थल के एक घर से उत्खनन में 29 कंगन प्राप्त हुए और 2 विशिष्ट प्रकार की क्या प्राप्त हुई थी दोस्तों, कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन पेपरों में खूब पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है। कायथा संस्कृति किस राज्य में विकसित हुई, मध्य प्रदेश राज्य में विकसित हुई थी दोस्तों, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों आपके लिए। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो अगला पॉइंट है हमारा थर्ड संस्कृति का। तो थर्ड संस्कृति हमारी कौन सी है दोस्तों, सवालदा संस्कृति। कौन सी है दोस्तों, सवालदा। थर्ड संस्कृति सवालदा, ठीक है। कई जगह इसको दोस्तों सावलदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सावलदा संस्कृति भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ हमारा एक पॉइंट, सवालदा या सावलदा संस्कृति। अगर बात करें स्थान की तो मैंने अभी बताया किस राज्य में विकसित हुई थी, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में भी कहां पे विकसित हुई थी तो याद रखना दोस्तों, ताप्ती व प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र में, ताप्ती का प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। और जो ये नदी घाटी क्षेत्र किस स्थान पे स्थित है दोस्तों, किस जिले में है, तो याद रखना दोस्तों, धुलिया जिला। धुलिया जिला महाराष्ट्र। इसमें बस इतना ही याद रखना दोस्तों कि सवालदा संस्कृति किस राज्य में विकसित हुई, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस जिले पे स्थित है ये, तो याद रखना धुलिया जिले में। और किस नदी घाटी क्षेत्र में, ताप्ती व प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सवालदा संस्कृति किस युग से संबंध रखती है, तो ताम्र पाषाण युग से संबंध रखती है, ठीक है समझ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फोर्थ संस्कृति के बारे में देखते हैं। आकाश हो गए दोस्तों, फिर आकाश में अगला पॉइंट आता है, आकाश में से क्या होता है दोस्तों, मालवा। चौथी जो संस्कृति हमारी वो कौन सी है, मालवा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है दोस्तों, मोस्टली है, इंपॉर्टेंट है, मालवा संस्कृति, ठीक है दोस्तों। मालवा संस्कृति दोस्तों कहां पे विकसित हुई थी, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूं। एक एक पॉइंट को याद रखना है इसका, तो आपको कि जो इसका स्थान की अगर बात करें दोस्तों, हम स्थान की बात करें तो स्थान दोस्तों इसका है नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी एक स्थान है दोस्तों, नवदा डोली। क्या है दोस्तों, खरगोन जिला मध्य प्रदेश का दोस्तों, इसके बारे में मैं और पॉइंट करूंगा। खरगोन मध्य प्रदेश, खरगोन मध्य प्रदेश, ठीक है। नवदा डोली मुख्य स्थान, नवदा टोली। याद रखना दोस्तों कि इस संस्कृति का जो मुख्य स्थान है, मुख्य स्थल था वो था नवदा डोली। क्या है दोस्तों, नवदा टोली। इसको मालवा संस्कृति को इस स्थल के नाम की वजह से नवदा टोली संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नवदा टोली संस्कृति भी कहते हैं मालवा संस्कृति को। और जो मालवा संस्कृति नर्मदा घाटी क्षेत्र में पनपी थी दोस्तों, यहाँ पे विकसित हुई थी। और ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र का भी कौन सा स्थान, खरगोन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है ये स्थान दोस्तों। और उस स्थान का जो मुख्य नाम था, जो मूल नाम है वो है नवदा टोली। इस वजह से इस स्थान को क्या कहते हैं, नवदा टोली संस्कृति भी कहते हैं। और दोस्तों अगर इसके उत्खनन की बात करें कि इस नवदा टोली जो स्थान है, इस नवदा टोली का जो उत्खनन करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा दिया गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नवदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, इसके एच.डी. सांकलिया थे। कौन थे दोस्तों, एच.डी. सांकलिया। और ये कौन थे दोस्तों,
पूना कॉलेज के प्रोफेसर थे। अगर इनका पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों, हंसमुख, एच से क्या बन रहा है, हंसमुख, और डी से धीरज लाल और सांकलिया, हंसमुख धीरज लाल सांकलिया ने नर्मदा टोली स्थल का उत्खनन किया। और ये कौन थे दोस्तों, पूना कॉलेज के प्रोफेसर थे। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया, एच.डी. सांकलिया यानी हंसमुख धीरज लाल सांकलिया ने किया था। और जो नर्मदा टोली स्थल है ये किस संस्कृति के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। और ये नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में क्या हुआ था दोस्तों, विकसित हुआ था, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पड़ता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ की जो विशेषता हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, इस स्थान की जो मुख्य विशेषता है जिसके लिए फेमस है दोस्तों, वो है यहाँ के मृदभांड। क्या है दोस्तों, यहाँ के मृदभांड। ठीक है दोस्तों, इन मृदभांडों को दोस्तों मालवा मृदभांड भी कहते हैं। कि इस संस्कृति की खुदाई से दोस्तों जो मृदभांड मिले हैं उन मृदभांडों को क्या कहते हैं, मालवा मृदभांड भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि ताम्र युग के सर्वश्रेष्ठ मृदभांड। और कैसे थे दोस्तों, चित्रित काले व लाल रंग के। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं और तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो यही इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया। तो नर्मदा टोली का दोस्तों जो उत्खनन किया था दोस्तों, वो एच.डी. सांकलिया ने किया, पूना कॉलेज के प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, किस स्थल, अगर मृदभांड का नाम आ जाए दोस्तों तो ये आपको याद रखना है, मृदभांड से संबंधित 2 स्थल बहुत फेमस है। एक तो चौपानी मांडो और एक है आपका मालवा संस्कृति के अंतर्गत नर्मदा टोली। चौपानी मांडो से दोस्तों जो मृदभांड मिले उन्हें संसार के सबसे प्राचीनतम मृदभांड माना जाता है। और जो नर्मदा टोली से जो मृदभांड मिले उन्हें संसार के कह सकते हैं कि उन्हें उस काल के सर्वश्रेष्ठ मृदभांड माना जाता है। और चौपानी मांडो इलाहाबाद से जो उपकरण मिले थे नव पाषाण काल के अंतर्गत, उनको सबसे पुराने मृदभांड माना जाता है। अब मृदभांड हम बात करते हैं, इनकी 3 विशेषताएं याद रखना कि इन मृदभांडों को नर्मदा टोली से मिले जो मृदभांड है उन मृदभांडों को मालवा मृदभांड कहते हैं। ताम्र युग के सर्वश्रेष्ठ मृदभांड हैं और ये चित्रित काले व लाल रंग के हैं, ये भी याद रखना। इन पर चित्र बने हुए हैं काले व लाल रंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये खूब पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है मृदभांड से संबंधित। अगर सर्वश्रेष्ठ मृदभांडों की बात करें तो आपको करना है नर्मदा टोली। अगर सबसे पुराने मृदभांडों की बात करें तो आपको चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश करना है। ठीक है दोस्तों, चौपानी मांडो के बारे में मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि वो संसार के सबसे पुराने यानी प्राचीन मृदभांड मिले थे चौपानी मांडो से। और संसार के हम कह सकते हैं कि उस काल के सर्वश्रेष्ठ जो मृदभांड है वो किनको माना गया है, मालवा मृदभांडों को माना गया है। मालवा संस्कृति से मिले मृदभांडों को माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूं मैं। आकाश में जो, अगला आएगा दोस्तों जो, यानी जो से क्या होता है दोस्तों, जोरवे। क्या होता है जो से, जोरवे। ये भी बहुत फेमस है दोस्तों, कि जो जोरवे संस्कृति है दोस्तों, ये भी बहुत फेमस संस्कृति है। अब देखो दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है 5वीं जो संस्कृति है वो जोरवे संस्कृति है। कौन सी है, जोरवे। जोरवे संस्कृति। ठीक है दोस्तों, जोरवे संस्कृति दोस्तों महाराष्ट्र में। और मैंने आपको कई बार बताया कि महाराष्ट्र के स्थानों की बात आ जाए तो प्रवरा नदी का उसमें बहुत योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो जोरवे संस्कृति है अगर इसकी बात करें स्थान की तो ये प्रवरा नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुई, प्रवरा नदी के तट पर विकसित हुई। और जो इसके स्थल हैं दोस्तों, और ये कहाँ पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगर बात करें कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो स्थल थे दोस्तों,
वो स्थल कौन कौन से आते थे। स्थलों की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी जो स्थलों में 4 मुख्य स्थल हैं। सबसे जो पहला स्थल है वो है दोस्तों दायमाबाद। कौन सा है दोस्तों, दायमाबाद, या हम इसको कह सकते हैं दोस्तों दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। किसमें पड़ता है दोस्तों, अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिले में पड़ता है दायमाबाद या दैमाबाद। यानी स्थलों में बात कर रहे हैं, जोरवे संस्कृति के जो स्थल थे दोस्तों, उन स्थलों में सबसे जो फेमस स्थल था वो था दायमाबाद या दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। अब इस स्थल की अगर बात करें दोस्तों कि इस स्थल से दोस्तों क्या क्या मिला था, अगर विशेषताओं की बात करें कि दैमाबाद की जो विशेषता है दोस्तों, इसकी जो विशेषता है उन विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो यहाँ से दैमाबाद से क्या क्या मिला था दोस्तों, तो यहाँ से ताम्र खिलौने मिले। क्या मिले दोस्तों, ताम्र खिलौने मिले। क्या मिले दोस्तों, ताम्र खिलौने। और उन ताम्र खिलौने यानी तांबे के खिलौने मिले। उन तांबों के खिलौनों में किन किन के कहले खिलौने थे दोस्तों, गेंडा, यानी आपने हमारा जो जानवर होता है गेंडा, गेंडे का खिलौना था तांबे का। यानी किसका खिलौना था दोस्तों, गेंडे का खिलौना था, हाथी का, भैंसे का। यानी कह सकते हैं गेंडा के अलावा किन किन के खिलौने थे दोस्तों, हाथी, भैंसा, और एक और था दोस्तों सारथी युक्त रथ। ठीक है, इसमें से दोस्तों याद रखना कि दायमाबाद से, यानी किस स्थान से दोस्तों, इस दायमाबाद से जो विशेषता है क्या मिले दोस्तों, तांबे के खिलौने मिले। पेपर में खूब पूछा जाता है, गेंडे के, हाथी के, भैंसे के और सारथी युक्त रथ, यानी सारथी, इसमें एक आदमी भी सवार है इस रथ पर, और ये तांबे का एक रथ है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से सारथी युक्त रथ प्राप्त हुआ है। ये तो आपको बता देना है दायमाबाद से। किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, दायमाबाद से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि दायमाबाद किस संस्कृति में या किस काल से संबंध रखता है, तो ताम्र पाषाण काल से संबंध रखता है। राइट दोस्तों, ये इसकी विशेषता हो गई। और इसकी अगर विशेषता बात करें दोस्तों तो और विशेषताओं में एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि ये क्या है, जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ये सबसे बड़ा स्थल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दायमाबाद। और विशेषता क्या है दोस्तों, यहां से मातृ देवी की क्या मिली दोस्तों, मृड मूर्ति मिली। यहां से क्या मिली, खुदाई में मातृ देवी की मृड मूर्ति मिली। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ये सारथी युक्त रथ यानी ताम्र खिलौने याद रखना। फिर ये पॉइंट याद रखना कि जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दायमाबाद या दैमाबाद, अहमदनगर में पड़ता है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरे स्थल की। ये तो दायमाबाद हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। फिर मैं दूसरे स्थल के, जोरवे स्थल के दूसरे स्थल के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा स्थल है दोस्तों नेवासा। कौन सा है दोस्तों, हमारा नेवासा है, जो नासिक महाराष्ट्र, नेवासा। और ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, नासिक जिले में पड़ता है नेवासा। अगर इस नेवासा की अगर बात करें दोस्तों कि नेवासा की जो विशेषता है जो पेपरों में पूछी जाती है वो कौन सी है दोस्तों, कि यहां से क्या हुआ दोस्तों, पटसन के साक्ष्य मिले। क्या मिले दोस्तों, पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका नेवासा का। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पटसन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, नेवासा से। और नेवासा किस जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। नेवासा किस संस्कृति से संबंध रखता है, जोरवे संस्कृति से संबंध रखता है। नेवासा किस संस्कृति का स्थल है, जोरवे संस्कृति का स्थल है। जोरवे संस्कृति कहां विकसित हुई थी, महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति किस काल में विकसित हुई, ताम्रपाषाण काल में विकसित हुई थी। बात करते हैं दोस्तों तीसरे स्थल की। इसका जो तीसरा स्थल है दोस्तों, वो तीसरा स्थल है इनाम गांव। कौन सा है दोस्तों, इनाम गांव। और ये इनाम गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, पुणे में पड़ता है। यानी महाराष्ट्र एक जिला है पुणे, उस जिले में ये इनाम गांव पड़ता है दोस्तों। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है इस इनाम गांव की, इस इनाम गांव से दोस्तों 5 कमरों वाले
5 कमरे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? 5 कमरे वाले मकान के साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया है कि किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से, यानी किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से 5 कमरे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों इनाम गांव से मिले। कहां से मिले दोस्तों? इनाम गांव से मिले। बात करें हम चौथे स्थान की दोस्तों, तो चौथा स्थान है संस्कृति का चांदोली। कौन सा है दोस्तों? चांदोली। और ये भी चांदोली कहां पड़ता है दोस्तों? पुणे में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? पुणे में पड़ता है। इसके बस केवल इतना याद रखना कि चांदोली पुणे में पड़ता है और चांदोली जोरवे संस्कृति का एक स्थल है दोस्तों। इसमें से इतनी कोई विशेषता नहीं है जो पेपरों में पूछी जाती है। पेपरों में एक ये पॉइंट पूछा जाता है, प्रश्न के प्रथम साक्ष्य पूछे जाते हैं। विशेषली आपको ये चीज याद रखनी है संस्कृति के कौन से हैं। तो ये 4 मुख्य स्थल है हमारी जोरवे संस्कृति के। और जोरवे संस्कृति से संबंधित जो सबसे ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, वो ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि जोरवे संस्कृति के स्थल हो गए दोस्तों। अब इसकी मैं विशेषता बताता हूं कि जोरवे संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी। वो तो चारों स्थल मैंने बताए। इस संस्कृति की जो मुख्य विशेषता ये थी दोस्तों कि इस संस्कृति के लोग मृतकों के सबको कलश में रखकर मृतकों के सबको कलश में रखकर घर की फर्श के अंदर दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस संस्कृति से बच्चों के समाधान सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। ये 2 पॉइंट्स दोस्तों याद रखना बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। मैं आप कह रहा हूं दोस्तों, पूछे भी गए हैं कि किस संस्कृति से सर्वाधिक बच्चों के समाधान प्राप्त हुए, छोटे बच्चों के। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस काल में इस संस्कृति के बच्चों में स्कर्वी नामक रोग हुआ था। यानी यहाँ से स्कर्वी के भी साक्ष्य मिलते हैं। और चेचक नामक रोग हुआ था, उनकी वजह से इन बच्चों की क्या हो गई? मृत्यु हुई। यहाँ पे संस्कृति में ज्यादातर सर्वाधिक बच्चों की मृत्यु हुई और उनके समाधान भी सर्वाधिक मात्रा से प्राप्त हुए। और संस्कृति के लोग क्या करते थे? लोगों को मरने के बाद में उनके सबको एक कलश में, इतने बड़े जो बड़ा सा कलश होता है उसमें रख देते थे। और उस कलश में रखने के बाद में उसके सबको घर के अंदर ही दफना देते थे, अपने फर्श के अंतर्गत। ये 2 विशेषताएं जोरवे संस्कृति की हैं दोस्तों, यानी महाराष्ट्र की हैं। अगर आपसे वो जोरवे संस्कृति ऑप्शन में नहीं दे कि किस राज्य में करते थे, यानी कहाँ के लोग करते थे, तो आप बता देना महाराष्ट्र के लोग करते थे। यानी कुल मिला कह सकते हैं महाराष्ट्र में विकसित जोरवे संस्कृति के लोग करते थे। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारी 5 क्या हो गई दोस्तों? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हो गई। और छठवीं संस्कृति की अगर बात करें दोस्तों, हमारी जो छठवीं संस्कृति है, आकाश में जो प्रचार अब प्रे से क्या बनेगा दोस्तों? प्रभास संस्कृति। ठीक है दोस्तों, इसकी इतनी कोई खास विशेषता नहीं है, बस इसका याद रखना है। ये कहाँ है स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो प्रभास संस्कृति है वो गुजरात में स्थित है। बस गुजरात में अगर आपसे ये पूछे किस जिले में स्थित है, तो आप बता देना कि ये जूनागढ़ जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये संस्कृति जूनागढ़ जिले में पड़ती है। नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों, अगली संस्कृति की हमारी जो 7वीं संस्कृति है वो है चिरांद संस्कृति। कौन सी है दोस्तों? चिरांद। ये कई बार बीपीएससी की एग्जाम में पूछी जाती है, बिहार पीसीएस की एग्जाम में पूछी जाती है। चिरांद संस्कृति सारण जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? सारण जिला, बिहार।
सारण जिला बिहार में स्थित है। इसकी भी कोई इतनी खास विशेषता नहीं है दोस्तों, बस इतना याद रखना कि चिरांद संस्कृति बिहार के सारण जिले में पनपी थी और ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी। बात करें नेक्स्ट अगली संस्कृति की दोस्तों, चिरांद संस्कृति के बाद में 7वां हो गया प्रचार। लास्ट जो संस्कृति हमारी 8वीं संस्कृति, वो 8वीं संस्कृति है रंगपुर संस्कृति। कौन सी है दोस्तों? रंगपुर संस्कृति, जो सौराष्ट्र में पनपी थी। कहाँ पनपी थी दोस्तों? सौराष्ट्र में यानी गुजरात में पनपी थी, याद रखना है। रंगपुर संस्कृति, कौन सी संस्कृति दोस्तों? रंगपुर संस्कृति। ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? भदर नदी के किनारे। किसके किनारे? भदर नदी के किनारे। सुरेंद्र नगर जिला है गुजरात का, उसमें स्थित है। अगर वो गुजरात ना दे दोस्तों तो कभी कभार वो ऑप्शन में सौराष्ट्र भी दे देता है। क्या दे देता है? सौराष्ट्र में। ठीक है, ये भी याद रखना पॉइंट्स कि रंगपुर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? सौराष्ट्र प्रदेश में विकसित हुई थी। पहले सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात को ही बोलते थे और रंगपुर संस्कृति भदर नदी के किनारे विकसित हुई थी और वर्तमान में सुरेंद्र नगर जिला है गुजरात का, उसमें ये स्थल स्थित है। इस स्थान पे ये पनपी थी। कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन कुल 8 संस्कृतियां कराई। 8 संस्कृतियों के राज्य बताए, स्थान बताए कि कौन कौन से स्थान यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से स्थान मोस्टली हैं दोस्तों। तो ये सभी की सभी 8 पॉइंट दोस्तों, 8 स्थान क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट हैं, अच्छे से याद करना। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया ताम्र पाषाण काल के बारे में कि ताम्र पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट की अगर बात करें हम, हमारा जो अगला पॉइंट होगा कल से हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे जो काल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों अब तक के। अब पाषाण काल कंप्लीट हो गया दोस्तों पूर्णतः। अब कल से हम विश्व की सभ्यताएं, फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, आगे की क्रम में यानी इतिहास के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें दोस्तों पाषाण युग के बाद में हमारा जो धातु युग था, धातु युग में दोस्तों सबसे पहले ताम्र युग आया, तो ताम्र युग कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों कांस्य युग आएगा और उस कांस्य युग के अंतर्गत जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगामी जो क्लास होगी उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कांस्य युग भी पढ़ लेंगे। फिर हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत लौह युग विकसित हुआ था, तो लौह युग के बारे में हम वैदिक सभ्यता में पढ़ लेंगे। इस प्रकार हमारा धातु युग भी इनके साथ साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम भारत की जो इतिहास है वो स्टार्ट करेंगे, महाजनपद काल। क्लियर दोस्तों, हमारा ये हो गया महाजनपद काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हमारा हरियक वंश है, सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझाए हैं दोस्तों। वीडियो को यानी हमारी जो क्लास है इस क्लास को लाइक अवश्य करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी क्लासेज को, हमारे इन वीडियोज को क्या करें दोस्तों, शेयर करें, जिससे सभी लोगों को पता चले कि हम अपने चैनल पर क्लासेज ले रहे हैं, वो भी पूरे घंटे की, 1-1 घंटे की क्लासेज ले रहे हैं दोस्तों। पूरी क्लासेज में आपको पूरा ही पूरा टॉपिक कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मोस्टली मिलेगा। और जब कोई भर्ती एग्जाम्स की आएगी तो आपको स्पेशल क्रैश कोर्स भी मैं यहाँ पे कराया करूँगा, जीके का, हिंदी का, साइकोलॉजी का, जो भी हमारी पॉलिटी ज्योग्राफी है, सभी चीज़ों का दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जब आपकी आगामी भर्तियाँ आएंगी दोस्तों उनमें, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाना है दोस्तों, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।